Hello friends, I am CA Vatsal Shah. Today we will discuss the topic of the final accounts. That is the main topic in the CA Foundation course. Final accounts somewhat आपने देखा है कब, तो आपने 11th 12th में उसके बेसिक्स आपने देखा है. फाउंडेशन में मुझे उस पर डिटेल जाना है. Today we will discuss some basics theories of the final account. फ्रेंड्स सबसे पहले वो डिस्कस करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब कब बनाते हो. तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एनुअली बनाते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली इंक्लूड्स फोर थिंग्स. वन इज द बैलेंस शीट, सेकंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज द नोट्स टू अकाउंट्स एंड द फोर्थ इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट. फर्स्ट वी विल डिस्कस द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट it shows the financial position मतलब what, a particular companies या particular entity, proprietorship firm या partnership firm की total net assets कितनी है. that shows a financial position. बैलेंस शीट हम पर्टिकुलर साल के लिए नहीं बनाते हैं. बैलेंस शीट इज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मतलब वो कोई दिन का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है. सेकंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द सेंस whether पर्टिकुलर ईयर में हमने प्रॉफिट अर्न किया है कि लॉस अर्न किया है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो मुझे कोई पर्टिकुलर दिन का नहीं बताता है, वो मुझे पर्टिकुलर ईयर्स का प्रॉफिट या लॉस बताता है, मतलब पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट का लॉस बताता है. थर्ड इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर द ऑल एंटिटीज. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ओनली मैंडेटरी फॉर सम ऑफ द कंपनीज. कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? Cash flow divided in the three parts. One is the operating activity, second is the investing activity, and third is the financing activity. If we discuss, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अगर फीस के रूप में मिलता है, that is nothing but operating activity. एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर अपना बिल्डिंग बेच के अगर कुछ रुपए लेता है, that is nothing but investing activity. एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर कोई बैंक में से लोन लेता है, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. देयर आर थ्री टाइप्स. वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज अ फाइनेंसिंग. अभी भी बोल दो, दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द ऑल एंटिटीज, इट इज ओनली मैंडेटरी फॉर द सम ऑफ द कंपनीज ओनली. एंड द फोर्थ इज अ नोट्स टू अकाउंट्स. व्हाई नोट्स टू अकाउंट्स इज द मेन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? रीजन, मैंने अगर आपकी बैलेंस शीट में लिखा है फिक्स असेट इज अ 90,000, पर कहने से बैलेंस शीट में हम जो फिगर लिखते हैं दैट इज अ नेट ऑफ डेप्रिसिएशन. एज अ शेयर होल्डर यू आर इंटरेस्टेड इन द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. सेकंड, again you are interested in the what is the method of depreciation. Can I say we are using a various methods of depreciation. It may be an entity is using a SLM, it may be using a WDV. कोई भी मेथड है उसका नोट्स टू अकाउंट्स में आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़े कि हमने ये पर्टिकुलर मेथड फॉर डेप्रिसिएशन हमने यूज किया है. देयर आर फोर टाइप्स. वन इज अ बैलेंस शीट, सेकंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द फोर्थ इज द आपका नोट्स टू अकाउंट्स. फ्रेंड्स, ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना तो दिया, पर किसके लिए बनाया, उसको कौन कौन यूज करेंगे? तो फर्स्ट इज द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड कि पर्टिकुलर ईयर में हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहा था. सेकंड इज द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर. इन्वेस्टर मतलब व्हाट, एक बेस्ट एग्जांपल दो, देयर आर शेयर होल्डर्स. अगर शेयर होल्डर्स ने अगर कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया है तो दे आर इंटरेस्टेड कि उनके रुपए सेफ होना चाहिए. देयर आर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर. पर कहने से अगर मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करूंगा कि उसका वेदर वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं है. मतलब आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, मैं अभी तो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूं, तो आई एम अ पोटेंशियल इन्वेस्टर, तो मे बी वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बार चेक कर लूंगा. थर्ड इज लेंडर्स. लेंडर्स मतलब व्हाट, तो अगर मैंने कोई बैंक के पास से लोन लिया है तो बैंक मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार चेक करेगी कि उन्होंने जो लोन दिया है वो लोन के रुपए सेफ है कि नहीं है. फोर्थ इज अ क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब मैंने जब परचेस कर रहा हूं तब. क्रेडिटर मतलब मुझे रुपए देना है, अगर रुपए देना है तो हम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेंगे. फिफ्थ इज एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को इंटरेस्टेड है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर फ्यूचर में बंद होगा तो उनको फ्यूचर में सैलरी नहीं मिलने वाला है. तो एम्प्लॉइज इज हाईएस्ट इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सिक्स इज द कस्टमर. कस्टमर मतलब डेटर. मैं अगर किसी को सेल कर रहा हूं तो मुझे उनके पास से रुपए लेना है, अगर उनके पास से रुपए लेना है तो मैं एक बार चेक कर ले कि वो बंदा पर्टिकुलर कैपेबल है कि नहीं है.
And seventh is the government. Why government is interested? Because tax authorities always हमारा financial statement check करेंगे, उसके बाद टैक्स की अमाउंट एक बार रीअसेस करेंगे. मैं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर ईयर में मैंने 100 रुपीज ही कमाया, पर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैंने पर्टिकुलर ईयर में 500 कमाया. यू नो, अगर 100 पे इनकम टैक्स का पेमेंट करे तो थोड़ा कम होगा, 500 पे इनकम टैक्स का पेमेंट करे तो ज्यादा होगा. मतलब गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देयर आर वेरियस पार्टीज. मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़े एग्जांपल दिए, कौन कौन से याद करो दो. फर्स्ट इज द मैनेजमेंट, सेकंड इज द इन्वेस्टर, थर्ड इज द लेंडर, फोर्थ इज द क्रेडिटर, फिफ्थ इज द एम्प्लॉइज, सिक्स्थ इज द कस्टमर एंड द सेवंथ इज द कस्टमर, आपके गवर्नमेंट. इतने लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे. दे आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन कौन यूज करेगा. अब मुझे ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज लिखते हैं, उसमें से थोड़े का मुझे आपको एक प्रॉपर एक गाइडेंस देना है, डेफिनेशन समझाना है. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट. इट मे बी पॉसिबल मैं आपको हर एक को पूछूं कि बिल्डिंग इज एन असेट तो आप बोल दोगे असेट, मैं बोलूं फर्नीचर इज एन असेट तो आप बोलोगे असेट, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट. डेफिनेशन ऐसे कुछ है. असेट मींस एनी रिसोर्स, मतलब वो कोई एक चीज होना चाहिए which is owned or controlled by an entity. लिखा है ओन्ड और कंट्रोल. ओनरशिप होगा तो भी चलेगा, कंट्रोल होगा तो भी चलेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट, मतलब व्हाट बैलेंस शीट डेट या उससे पहले मैंने उसको आइदर परचेस करके रखा है, प्रोड्यूस करके रखा है या कंस्ट्रक्ट करके रखा है. इन वो पर्टिकुलर चीज में से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए तो ही वो मेरे लिए असेट है. डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं. असेट मींस एनी रिसोर्स which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. That is all about asset. Second definition discuss करें कि what is the meaning of an inventory. Inventory means a stock. जो हम layman language में बोलते हैं, it's my stock. But what is the meaning of inventory? लिखा ऐसा है कि inventory means an asset. मतलब सबसे पहले मुझे वो asset का meaning पता होना चाहिए जो हमने उससे पहले definition discuss किया था. Which is held for sale, जिसको मैं बेचने वाला हूं. मतलब I am talking about finished goods. Which is held for consumption in production of goods or rendering of services. मतलब उसको either goods को produce करने के लिए यूज करो, either service को render करने के लिए यूज करो. That's the thing. But here I am talking about आपका raw material की मैं बात कर रहा हूं. And third is which is part of production process. मतलब जो अभी भी रॉ मटेरियल भी नहीं है, जो अभी फिनिश्ड गुड्स भी नहीं है, वो वर्किंग प्रोसेस में है. मतलब उसको हम बोलते हैं WIP. There are three types of inventory. One is a finished goods, second is a work in progress, and third is a raw material. Definition repeat कर रहा हूँ. Inventory means any asset which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or a rendering of services, and which is part of production process. Third definition. What is the meaning of a fixed asset? Fixed asset means any asset which is not held for sale, जिसको मैं बेचने के लिए तो लाया ही नहीं था. Which is held for consumption in production of goods or rendering of services. उसको यूज कहां पे करूंगा? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस को रेंडर करने के लिए. वो सबको ठीक है. थर्ड खतरनाक लिखा है. The life of the asset is more than one accounting year. There is a difference between more than 1 year and more than 1 accounting year. मतलब अगर कोई एक asset 2 accounting year से ज्यादा चलता है, that is the thing about a fixed asset. अगर fixed asset होगा तो ही depreciation आएगा, बाकी आने वाला नहीं है. 3 मैंने डेफिनेशन समझा है. फर्स्ट इज asset. Asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of inventory? Inventory means any asset which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or a rendering of services, and which is part of production process. What is the meaning of fixed asset? Fixed asset means any asset which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods or a rendering of services, and the life of the asset is more than 1 accounting year. Now, fourth definition. What is the meaning of an investment? Investment is nothing but just your blocking of funds. For what? For earning timely revenue or for capital appreciation. समझाओ. कोई कंपनी का अगर मैं डिबेंचर परचेस करूं तो मुझे एक चीज चाहिए, टाइमली रेवेन्यू.
दैट टाइमली रेवेन्यू इज नथिंग बट इंटरेस्ट। एंड इट मे बी पॉसिबल, अगर कंपनी ने मुझे अगर 100 रुपीज में डिबेंचर इशू किया था तो कंपनी उसको रिडीम करेगा 110 में, तो 10 रुपीज इज नथिंग बट माई कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं अगर रिलायंस कंपनीज के शेयर्स ले रहा हूं तो मुझे एक टाइमली रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू इज नथिंग बट डिविडेंड। रिलायंस का शेयर अगर मैंने 1000 रुपए में परचेस किया है तो माई इंटेंशन इज के 1000 के मुझे 1200 रुपए मिलना चाहिए, मतलब 200 रुपए इज नथिंग बट माई कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। दैट इज अ करंट एसेट। करंट एसेट के लिखा है मींस अदर देन नॉन करंट एसेट, एंड नॉन करंट हमने ऑलरेडी देख लिया, दैट इज मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? एनी लायबिलिटी व्हिच विल ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स, जिसका रीपेमेंट मुझे 12 मंथ्स के बाद करना है, दैट इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब व्हाट? अदर देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक्जेक्टली सेम डेफिनेशन से बोल रहा हूं जो मैंने करंट एंड नॉन करंट असेट में बोला था, यहां पे करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी में बोल रहा हूं। नेक्स्ट इन द लास्ट डेफिनेशन, कंटीजेंसी। फ्रेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंसी? इवेंट के सर्कमस्टेंसेस ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट होना चाहिए, इवेंट का रिजल्ट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट नहीं होना चाहिए। इवेंट का रिजल्ट तो मुझे तभी पता चलेगा ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट which is not either wholly or partly within the control of the enterprise. Result may be a gain, may be a loss. उसका एक एग्जांपल ले, कोई पर्सन ए ने पर्सन बी पर केस कर दिया, पता चला ना पर्सन बी के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि केस हो गया पर केस का जजमेंट अभी भी आया नहीं है। सेकंड एग्जांपल दो, ए ने बिल लिखा, बी के पास साइन करवाया एंड ए ने वापस ले लिया। ए के लिए बिल रिसीवेबल हो गया, बी के लिए बिल्स पेएबल हो गया। मुझे डिस्कस करना है ए बिल को अप टू मैच्योरिटी अपने पास भी रख सकता है या बिल को डिस्काउंट भी करवा सकता है। अगर ए डिस्काउंट करवाए ना तो अगर पता चले ए के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी है। रीजन, अगर ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी अगर बी ने बैंक को टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं किया तो बैंक डायरेक्टली रुपीस किसके पास है? रिकवर करेगा, ए के पास है। दैट इज नथिंग बट कंटीजेंट लायबिलिटी। थर्ड, किसी एक पर्सन को अगर लोन चाहिए, लोन के लिए अगर कोई गारंटर अपॉइंट करता है, गारंटर मतलब व्हाट? अगर ये पर्टिकुलर पर्सन ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो वो लोन का रीपेमेंट कौन करेगा? वो गारंटर करेगा। अगर पता चले दैट पर्सन के लिए ये कंटीजेंट लायबिलिटी, सॉरी दैट गारंटर के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी है। कैसे? अगर ये पर्टिकुलर पर्सन ने रीपेमेंट नहीं किया तो पेमेंट किसको करना पड़ेगा? ये गारंटर को करना पड़ेगा। बड़ी फिक्स नहीं है कि सामने वाला रीपेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, चांसेस है, एंड दैट इज नथिंग बट कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फुटनोट, इन द फुटनोट मतलब आफ्टर बैलेंस शीट इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फुटनोट। व्हाई? दैट इज जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट्स अ प्रॉपर डिस्क्लोजर। आपके स्टेक होल्डर को पता चलना चाहिए कि अगर ये लायबिलिटी का मुझे अगर फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ा तो मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पे ये पर्टिकुलर इफेक्ट आ सकता है। दैट इज ऑल अबाउट कंटीजेंट लायबिलिटी। फ्रेंड, मैं आपको डेफिनेशन का लिस्ट याद करो। हमने असेट देखा था, इन्वेंट्री देखा था, फिक्स असेट देखा था, इन्वेस्टमेंट देखा था, करंट असेट देखा था, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देखा हमने, उसके बाद हमने करंट लायबिलिटी देखा, एंड लास्ट में हमने देखा कंटीजेंसी। देयर आर फ्यू डेफिनेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जितने भी पॉइंट्स जो डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसका मैंने डेफिनेशंस आपको यहाँ पे समझाया है। फ्रेंड्स, वन इज द टॉपिक दैट इज द ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। पहले तो अंडरस्टैंडिंग करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब कुछ नहीं, सिमिलर नेचर वाले असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस को अगर कोई अंडर कॉमन हेडिंग में लिखते हो दैट इज नथिंग बट ग्रुपिंग। सिमिलर नेचर वाले असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस को कोई कॉमन हेडिंग में लिखते हो दैट इज नथिंग बट ग्रुपिंग। एग्जांपल दो, पर्टिकुलर ईयर में क्रेडिट सेल्स कोई एक ही पर्सन को करते हो कि बहुत सारे लोगों को करते हो? तो क्या बहुत सारे लोगों को करते हो। पर्टिकुलर ईयर में बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स लिखते हो कि हर एक डेटर्स का नाम लिखते हो? सन्ड्री डेटर्स लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट मैंने डेटर का ग्रुपिंग किया। पर्टिकुलर ईयर में क्रेडिट परचेस कोई एक ही सप्लायर के पास से करते हो कि बहुत सारे लोगों के पास से करते हो? बहुत सारे लोगों के पास। हर एक क्रेडिटर का नाम लिखते हो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखते हो? सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखते हैं। पर्टिकुलर ईयर में सेल्स हमने एक से ज्यादा लोगों को किया था, पर्सन वाइज सेल्स का नाम लिखा था कि टोटल सेल्स लिखा था? टोटल सेल्स लिखा था। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई एक है कि एक से ज्यादा होगा? एक से ज्यादा होगा, तो कहना है वो हर एक एम्प्लॉई वाइज सैलरी लिखेगा कि सैलरी एक्सपेंस लिखेगा? सैलरी एक्सपेंस लिखेगा। अगर पता चले तो मैंने आपको 4 एग्जांपल दिया। सन्ड्री डेटर इज एन एसेट,
Sundry creditor is nothing but my liability, sales is nothing but my income, and the salary is nothing but my expense. Similar nature वाले asset, liability, income and expense को अगर combine करो, that is nothing but grouping. What is the meaning of marshalling? Marshalling एक प्रोसेस है, वो मुझे एक ऑर्डर बताता है. किसका ऑर्डर? तो बैलेंस शीट का ऑर्डर. मतलब बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटी साइड जो भी चीज आप डिस्क्लोज करते हो वो पर्टिकुलर कोई एक ऑर्डर में होना चाहिए. फिर से बोल रहे, मार्शलिंग इज अ प्रोसेस विच शोज द ऑर्डर ऑफ द बैलेंस शीट. मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स का एक ऑर्डर बताता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच. One is a liquidity approach and second is the permanence approach. One is a liquidity approach and the second is a permanence approach. If we discuss liquidity approach, तो वहां पे 4 लाइन याद रखो. Most liquid asset should be disclosed at the top of the balance sheet. Least liquid asset should be disclosed at the bottom of the balance sheet. Most urgent payment should be disclosed at the top of the balance sheet. Least urgent payment should be disclosed at the bottom of the balance sheet. सबसे पहले what is the meaning of a liquid? Liquid मतलब which can be easily convertible into cash. सबसे पहले हम अगर asset set discuss करें तो मैंने 2 लाइन बोला था. Most liquid asset should be disclosed at the top of the balance sheet. Least liquid asset should be disclosed at the bottom of the balance sheet. कहने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में अगर असेट सेट चेक करो जो सबसे ज्यादा इजीली कैश में कन्वर्ट हो, सबसे फर्स्ट इज अ बैंक कैश बैलेंस, सेकंड इज अ बैंक बैलेंस, थर्ड इज योर इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इज अ ट्रेड रिसीवेबल, फिफ्थ इज योर इन्वेंट्री. मतलब पहले मैंने जो लिखा था वो कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा था, उसके बाद मैंने हर एक करंट एसेट को लिखा, उसके बाद आपको टेंजिबल फिक्स एसेट में टाइम लगता है कन्वर्ट करने में. तो टेंजिबल फिक्स एसेट कौन कौन सा हो सकता है? मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है. एंड लास्ट इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट इज अ पेटेंट एंड गुडविल. मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सबसे पहले लिखने का, जो लीस्ट इजीली हो मतलब जो डिफिकल्ट है कन्वर्ट करने में कैश में, वो सबसे लास्ट में लिखने का. 2 लाइन फिर से बोल रहा हूं. मोस्ट लिक्विड एसेट शुड बी डिस्क्लोज्ड एट द टॉप ऑफ द बैलेंस शीट. लीस्ट लिक्विड एसेट शुड बी डिस्क्लोज्ड एट द बॉटम ऑफ द बैलेंस शीट. दिस इज ऑल अबाउट असेट साइड. अगर हम लिक्विडिटी अप्रोच में ही लायबिलिटी साइड डिस्कस करें तो मैंने 2 लाइन बोला था. मोस्ट अर्जेंट पेमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड एट द टॉप ऑफ द बैलेंस शीट. लीस्ट अर्जेंट पेमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड एट द बॉटम ऑफ द बैलेंस शीट. मुझे इतना बताओ, सबसे पहले बिजनेस में अर्जेंट पेमेंट किसका होगा? कहने से करंट लायबिलिटी का. सप्लायर को टाइम टू टाइम पेमेंट देना पड़े, बैंक को ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना पड़े, आपको एम्प्लॉय को सैलरी टाइम टू टाइम देना पड़े, दैट इज अ करंट लायबिलिटी. उसके बाद किसको देना पड़े? तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. बैंक में से अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लोन दिया है, लास्ट में किसके रुपए अगर बचे तो वापस लेके जाओगे, दैट इज अ कैपिटल. मोस्ट अर्जेंट पेमेंट इज डिस्क्लोज्ड एट द टॉप ऑफ द बैलेंस शीट. लीस्ट अर्जेंट पेमेंट इज डिस्क्लोज्ड एट द बॉटम ऑफ द बैलेंस शीट. दिस इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इन अ मार्शलिंग. नाउ इफ वी डिस्कस द ऑर्डर ऑफ परमेनेंस. ऑर्डर ऑफ परमेनेंस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द लिक्विडिटी अप्रोच. 4 लाइन पहले परमेनेंस की बोल दो. Least liquid asset at the top of the balance sheet. Most liquid asset at the bottom of the balance sheet. Least urgent payment at the top of the balance sheet. Most urgent payment at the bottom of the balance sheet. अगर पता चले मैं exactly opposite बोला, कहने से वो लिक्विडिटी वालों को अगर आप exactly रिवर्स ऑर्डर में लिखो, that is nothing but permanent. सबसे पहले किसको लिखोगा? फिक्स एसेट. उसके बाद किसको लिखोगा? इन्वेस्टमेंट. एंड उसके बाद किसको लिखोगा? तो करंट एसेट. अच्छा, एंड अगर लायबिलिटी साइड लिखो तो सबसे पहले किसको लिखोगे? कैपिटल. उसके बाद किसको लिखोगे? नॉन करंट लायबिलिटी. एंड फाइनली किसको लिखोगे? तो करंट लायबिलिटी. अगर फिर से मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग याद करो, ग्रुपिंग इज नथिंग बट सिमिलर नेचर वाले असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस को कंबाइन करो, इट इज नथिंग बट ग्रुपिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्शलिंग? मार्शलिंग एक प्रोसेस है, वो मुझे ऑर्डर बताता है किसका? बैलेंस शीट का. एंड बैलेंस शीट के 2 अप्रोच, वन इज अ लिक्विडिटी अप्रोच, सेकंड इज अ परमेनेंस अप्रोच. लिक्विडिटी के 4 लाइन बोल रहा हूं. मोस्ट लिक्विड एसेट एट द टॉप ऑफ द बैलेंस शीट. लीस्ट लिक्विड एसेट एट द बॉटम ऑफ द बैलेंस शीट. मोस्ट अर्जेंट पेमेंट एट द टॉप ऑफ द बैलेंस शीट. लीस्ट अर्जेंट पेमेंट एट द बॉटम ऑफ द बैलेंस शीट. परमेनेंस अप्रोच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द लिक्विडिटी अप्रोच. लीस्ट लिक्विड एसेट एट द टॉप ऑफ द बैलेंस शीट. Most liquid asset at the bottom of the balance sheet. Least urgent payment at the top of the balance sheet. Most urgent payment at the bottom of the balance sheet. This is all about grouping and marshalling.
Friends, now we will discuss the difference between liability, provision and contingent liability. एज अ स्टूडेंट हमको तीन चीज सेम लग रहा है, पर मैं आपको एक कॉमन चीज समझा दूं. लायबिलिटी मतलब वहां पे लायबिलिटी भी फिक्स्ड है, अमाउंट भी फिक्स्ड है. रुपीज देना वो पण कंफर्म है, कितने देना वो भी कंफर्म है. प्रोविजन मतलब लायबिलिटी फिक्स है बट अमाउंट फिक्स नहीं है. रुपीज देना वो कंफर्म है, कितना देना वो पता नहीं है. कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी भी फिक्स नहीं, रुपए देना वो भी कंफर्म नहीं है, कितना देना वो भी कंफर्म नहीं है. लायबिलिटी में लायबिलिटी फिक्स, लायबिलिटी में अमाउंट भी फिक्स. प्रोविजन में लायबिलिटी फिक्स, प्रोविजन में अमाउंट नॉट फिक्स. कंटिंजेंट लायबिलिटी में लायबिलिटी नॉट फिक्स, अमाउंट नॉट फिक्स. एग्जांपल दो. 31 मार्च की सैलरी नॉर्मली हम इन द मंथ ऑफ अप्रैल पेमेंट करते हैं, बट अगर पता चले तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में हम सैलरी को दिखाते हैं इन द करंट लायबिलिटी. रीजन, सैलरी देना वो भी कंफर्म है, कितना देना वो भी कंफर्म है, तो सैलरी का क्या बनाते हैं, लायबिलिटी बनाते हैं. 31 मार्च को ये कंफर्म है कि इनकम टैक्स देना है, बट कितना देना है वो मुझे पता नहीं है, इसीलिए 31 मार्च को हम क्या बनाते हैं, तो कि इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं. कंटीजेंट लायबिलिटी हमने सेपरेटली वो डेफिनेशन में डिस्कस किया था ना, वहां पे मैंने बोला था वो गारंटर वाला एग्जांपल दिया था. अगर गारंटर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए बैंक को गारंटी देता है तो उनके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी है. उनको पता नहीं है कि रुपीस देना है, वो भी पता नहीं है कितना देना है. रीजन, अगर 5 करोड़ की लोन दिया है ना, वो लोन वालों ने अगर 3 करोड़ रुपए रिपेमेंट कर दिया तो गारंटर को सिर्फ ऊपर के कितने रुपए देना पड़ेगा, 2 करोड़. वो भी कब, अगर इन्होंने रुपए नहीं दिया तो. मतलब कब देना, किसको देना, कितना देना, कुछ भी मुझे पता होता नहीं है. लायबिलिटी में लायबिलिटी फिक्स, अमाउंट फिक्स. प्रोविजन में लायबिलिटी फिक्स, अमाउंट नॉट फिक्स. कंटिंजेंट लायबिलिटी में लायबिलिटी नॉट फिक्स एंड अमाउंट नॉट फिक्स. दैट इज डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी, प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी. फ्रेंड्स, हमने डिफरेंस देखा लायबिलिटी, प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का. अब एक और डिफरेंस भी आपको समझा दूं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड द रिजर्व. प्रोविजन मींस अ लायबिलिटी बट अमाउंट इज एन एस्टिमेटेड. रिजर्व मींस प्रॉफिट रिटेन बाय द बिजनेस. मतलब प्रोविजन है ना, वहां पे लायबिलिटी फिक्स है बट अमाउंट फिक्स नहीं है. रिजर्व वो प्रॉफिट का एक ऐसा पोर्शन है जो फ्यूचर में कोई ऐसा अनकंटिजेंट, मतलब कोई ऐसा कोई कंटिजेंसी आ गया तो उसके लिए मैं यूज कर पाऊंगा. सेकंड, प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. रिजर्व इज नॉट क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. एग्जांपल याद करो. इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लायबिलिटी, वारंटी प्रोविजन फॉर वारंटी लायबिलिटी, ऑडिट फीस का प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस. बट रिजर्व इज अ जनरल रिजर्व, वहां पे कोई स्पेसिफिक पर्पस होता नहीं है. थर्ड, प्रोविजन इज नथिंग बट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. रिजर्व इज नथिंग बट अप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट. मतलब प्रोविजन में पीएनएल में चार्ज कर रहा हूं, रिजर्व वो मेरा ही खुद का ही एक पार्ट है, जस्ट मैंने उसको साइड में करके रखा. मतलब रिजर्व इज नथिंग बट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. देयर आर 3 डिफरेंशियल पॉइंट. फर्स्ट डेफिनेशन, provision means a liability but amount is estimated. Reserve is nothing but just profit retained by the business. Provision में पर्पस फिक्स होता है, रिजर्व में पर्पस फिक्स नहीं होता है. Provision is nothing but charge against profit. Reserve is nothing but appropriation of the profit. फ्रेंड्स, कई बार हमको कमीशन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं. कमीशन बहुत सारे चैप्टर्स में हम डिस्कस करते हैं, कंसाइनमेंट में भी आता है, पार्टनरशिप में भी आता है. मैं जस्ट एक बार आपको ओवरव्यू दे दूं. कमीशन कैसे पूछ सकता है? अगर कमीशन ऐसा पूछा है, कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. 2 वर्ड याद रखना, वन इज द बिफोर, सेकंड इज द आफ्टर. इफ इट इज द बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100. मतलब अगर 1100 का प्रॉफिट है और अगर 10% कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो 1100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 110 इसमें कमीशन. बट अगर ऐसा पूछा कि कमीशन शुड बी गिवन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पहले बिफोर था, यहां पे आफ्टर बोल रहा हूं, तो डेफिनेशन ऐसा कुछ बन जाएगा. प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. मतलब 1100 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, तो उस सिचुएशन में आपका आंसर 100 आ जाएगा. सिंपल बोल रहा हूं. इफ इट इज अ बिफोर तो इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100, but if it is after तो into rate of commission divided by 100 plus rate of commission. फ्रेंड्स, हमने 2 डिफरेंस देखा. वन इज द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी, प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, एंड सेकंड इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व. थियोरेटिकल पॉइंट्स
यहाँ तक थे। अब मुझे आपके साथ एक अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस कर देना। अकाउंटिंग साइकिल में मतलब कहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट करोगे ना कहाँ से खत्म करोगे। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री लिखते हैं, जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग में से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी तो बीच में मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं तो क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है फॉर फाइंडिंग आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बाद हम डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाते हैं। साइकिल बोल दूं, वन इज अ जर्नल एंट्री, सेकंड इज अ पोस्टिंग, थर्ड इज अ ट्रायल बैलेंस, फोर्थ इज अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, fifth is a trading account, sixth is a profit and loss account, seventh is a profit and loss appropriation account, and eighth is a balance sheet. This is nothing but just accounting cycle. Accounting करो तो आपको उस स्टेप में करना पड़ेगा from starting from the journal entry till balance sheet. And friend, lastly हम डिस्कस कर दें कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो ऑलरेडी आपने पार्टनरशिप में सीख के आए हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल है, इट मे बी पॉसिबल एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर सकते हो, इट मे बी पॉसिबल एट द एंड ऑफ द मंथ कर सकते हो, इट मे बी पॉसिबल एट द मिडल ऑफ द मंथ कर सकते हो। इफ इट इज द एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 78 डिवाइडेड बाय 12। ये लर्न नहीं करना, ये लॉजिक जान लो। 78 क्यों? बिगिनिंग मतलब अज्यूम करो 1 अप्रैल से बोरो करोगे तो कहना से जो 1 अप्रैल से बोरो किया उस पर आपका जो भी इंटरेस्ट होगा ना वो पूरे 12 महीने का लगेगा। नेक्स्ट बोरोइंग करोगे 1 मई को, 1 मई में जो बोरो करोगे उस पर आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 11th मंथ के लिए लगेगा। उसके बाद बोरो करोगे 1 जून को, तो 1 जून को अगर आपने कुछ भी ड्राइंग किया तो उस पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो 10 महीने के लिए लगेगा। तो आपका सिंपल अगर टोटल मंथ्स कैलकुलेट करें 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 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 करके 1 तक जाओ तो आपका वो टोटल हो जाएगा 78 का। इसलिए मैंने यहाँ पे 78 डिवाइडेड बाय 12 लिया। उसके बाद सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर ड्राइंग मैंने एंड ऑफ द मंथ किया होता तो क्या होता। एंड ऑफ द मंथ करो तो सबसे पहले ड्राइंग करोगे 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को अगर आपने कोई भी ड्राइंग किया तो वहां पे आपका जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो 11th मंथ के लिए लगेगा। उसके बाद जो भी ड्राइंग करोगे वो 31 मई को करोगे, वहां पे 10 महीने का लगेगा। अगर 11 प्लस 10 प्लस 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 करके 1 तक जाओगे तो आपका आंसर आएगा 66 का, इसलिए वहां पे लिखा है 66 डिवाइडेड बाय 12। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो इन द मिडल ऑफ द मंथ तो फर्स्ट आप ड्राइंग करोगे एज ऑन 15th अप्रैल। 15 अप्रैल से अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 11.5 मंथ्स का होगा। नेक्स्ट ड्राइंग करोगे 15th मई को, वहां से कैलकुलेट करोगे तो वो 10.5 होगा। 11.5 10.5 9.5 प्लस 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 करके 0.5 तक जाओगे तो आपका वो टोटल होगा 72 का। इतना याद रखो, इफ इट इज द बिगिनिंग ऑफ द मंथ then is a 78 divided by 12. If it is the end of the month, then it is 66 divided by 12. But if it is the middle of the month, then it is nothing but 72 divided by 12. अगर interest on drawing पूछे तो इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। This is all about your theory of a final accounts.